अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। असल में ये फाइनेंसिंग डिसीजन का सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि लीजेस है इसके अंदर, फिर जो मैंने अभी पिछले सवाल में प्राइस निकालना सिखाया था वो है, इसलिए अभी करा रहा हूं इसको। हाँ, कंटिन्यूअस शटडाउन है। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने एक बात पूछी थी, तो वो यहाँ बैठे हुए लोगों का भी कंसर्न हो सकता है और जो कैमरे के पार दुनिया उनका भी हो सकता है कि ये जो हमने अब तक इतने लेक्चर्स में जो पढ़ा है, क्या ये स्पीड ठीक है, स्लो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंड पे भागेंगे। हर है उम्मीद तो नहीं है, नवंबर फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह फारिग कर दूंगा। अगर कभी किसी टॉपिक पे ऐसे फंसे, जैसे वैल्यूएशन एक मुश्किल टॉपिक है, और मुश्किल इन सेंस इस तरह है कि सवाल पढ़ के उतना समझ नहीं आता कि करना क्या है, और मैं 15-20 सवाल करा दूंगा, शायद उसके बाद भी आप इसी पोजीशन में होंगे कि अच्छा करना क्या है। तो शायद अगर किसी टॉपिक में लगा तो वही हो सकता है संडे ऑन कर लूं, वरना उम्मीद तो ये है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में कर दूंगा खत्म। देखिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से ना एक सवाल तो कंफर्म आता है और दो भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके अलावा ये एक बेस है, आप एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस इस पे ग्रिप हासिल करना, मुख्तलिफ तरह के डिसीजन, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, वो इस टॉपिक से सीख रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो इतने ही सवालों वाले टॉपिक, इतने ही मार्क्स वाला टॉपिक बाद में शायद मैं कम टाइम में कराऊंगा, इस पे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बस एक सब्जेक्ट का एक स्टाइल होता है। जैसे आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, तो अगर एंड मैच हो और ये नजर आए कि 7 की एवरेज से स्कोर हुआ है, तो जरूरी नहीं होता कि हर ओवर में 7 रन होंगे। कोई मुश्किल बॉलर होगा तो उसको हो सकता है मेडन ओवर निकालना पड़े, कोई हल्का बॉलर होगा तो 12 की एवरेज भी हो सकती है। तो इस तरह ये डेविएशन होगी, लेकिन ये कि आपकी कवरेज मुनासिब है और आप बस चलते रहें साथ साथ। लेकिन बीएफडी में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूं, दूसरी चीज हर टॉपिक खत्म करने के बाद, शायद अभी आप कर सकें तो ठीक है, नहीं तो जब आप नवंबर के महीने में या मई के महीने में जब आप फाइनल तैयारी कर रहे हो, तो हर टॉपिक को तैयार करने के बाद उसके सारे सवालों का ओवरऑल कंपैरिजन जरूर करना है। बल्कि मैं ये बताया सिर्फ मोटिवेशन के लिए करता हूं, फॉलो करने के लिए नहीं बताता। मैंने जो खुद बीएफडी का पेपर पास किया था, शायद बहुत ही कम सवाल होंगे जो मैंने हाथ से सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये अवाम के लिए नहीं है। हर बंदे का काबिलियत का लेवल एक जैसा नहीं होता है। मैंने सिर्फ क्या किया था कि चैप्टर के सारे सवालों पे पूरी पीएचडी कर ली थी कि इस सवाल में ऐसा क्यों हो रहा है, फलाने में ऐसा क्यों हो रहा था, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था जो उसमें नहीं लिखा हुआ था। उससे ना पूरे चैप्टर का एक ढांचा बन जाता है, उससे पूरे चैप्टर की एक ग्रिप आनी शुरू हो जाती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना शुरू हो जाता है। फिर उस चैप्टर का जो मर्जी सवाल होगा उसको हैंडल करने के काबिल होंगे। तो ये काम बहुत जरूरी है। मैंने एज अ टीचर भी यही काम किया हुआ है कि हर चैप्टर के सारे सवालों का ओवरऑल कंपैरिजन जरूर किया हुआ है। तो बीएफडी में दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं और ओवरऑल कंपैरिजन जो मैं किसी हद तक तो गाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन आपकी तैयारी में वो बड़ा जरूरी होगा। तो इसलिए अभी पता नहीं कहां से कहां निकल गया। स्पीड ठीक है, मुनासिब है, कोई बहुत कम स्पीड नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी कम इसलिए रखता हूं कि इस टॉपिक पे ग्रिप बन जाए, उसके बाद फिर इस मेहनत को आगे यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन 20 पढ़ लें तो मैं करता हूं बोर्ड पे। पढ़ लिया। ये सवाल मुश्किल था, मुश्किल इस तरह से था कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, और मैंने जब इस सवाल का अपने तौर पे सॉल्यूशन बनाया था तो मुझे एक दिन तो लग ही गया था।
जरा सोच समझ के फूंक फूंक के। तो एग्जाम पॉइंट से ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। सवाल में करना क्या है? सवाल में डाटा ये है कि एक कार रेंटल सर्विसेज का बिजनेस है जो गाड़ियां किराए पे देता है। रेंटा कार का बिजनेस जो होता है, 5 गाड़ियां इनके पास, एक जैसी गाड़ियां थी जब खरीदी थी, लेकिन अब एक जैसी नहीं रही हैं। अब इनकी हालत डिफरेंट है। जब खरीदी थी तो एक जैसी थी, अब इनकी हालत डिफरेंट है। और अभी इस वक्त ये फैसला करना है कि इनको अभी बेच दें या कंटिन्यू रखें। क्या कंटिन्यू रखें? इनका रेंट कार वाला जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रखें कि ना रखें। इन गाड़ियों की लाइफ कितनी? 5 किधर है? 4 साल। 4 साल लाइफ है। और इस 4 साल की लाइफ में से 2 गुजर चुके हुए हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये 5 गाड़ियां हैं विच वर परचेज 2 years ago। तो डिसीजन ये है कि हम इनको अभी के अभी बेच दें या फिर इनको मजीद 2 साल के लिए किराए पे देते रहें। It is considering whether to dispose of the 5 cars which were purchased 2 years ago or retain them for a further period of 2 years as these cars are not popular among the customers। तो इस वक्त डिसीजन ये है कि इनको अभी बेच दें या फिर इनको 2 साल मजीद रेंट पे चला लें। ये डिसीजन करना है। ये गाड़ियां इस बिजनेस के पास हैं कैसे? ओन्ड हैं या किराए पे ली हुई हैं? लीज पे ली हुई हैं और अभी लीज चल रही है। अब इस सवाल में क्लियरली लिखा तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि अगर एक लीज की गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करना होता है ना, तो पहले उससे क्लियर करवाते हैं फिर बेचते हैं। अगर एक लीज की किसी का अगर ट्रांजैक्शन किसी ने देखी हो, कभी इसको एक्सपीरियंस किया हो तो चलो पता होगा, वरना अगर बैंक से गाड़ी लीज करवाई हुई है और उसको मैं मार्केट में बेचना चाहता हूं तो मैं गाड़ी पहले बैंक से क्लियर कराऊंगा। और क्लियर कराने का मतलब है कि जितने पैसे रहते थे वो पे ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, सारी किस्तें नहीं देनी पड़ेंगी, जितना प्रिंसिपल रहता था वो देना पड़ेगा, वो सेटल करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ टर्मिनेशन चार्जेस हो, वरना जितना प्रिंसिपल रहता था वो पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर ओनरशिप हमें मिल जाएगी, फिर जाके मार्केट में बेचेंगे। तो या तो अभी लीज क्लियर करवा के बेच दें या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे और 2 साल तक और चला लें। ये है इस वक्त सवाल। और 5 गाड़ियों का अलग अलग कंपैरिजन करना है क्योंकि 5 गाड़ियों की अभी इस वक्त जो सेल करने की वैल्यू है वो डिफरेंट है, लेकिन है 5 एक जैसी, खरीदी एक साथ ही थी और 5 की लीज भी, 5 का यूज भी एक जैसा है, लेकिन कम ज्यादा चले होने की वजह से शायद फर्क होगा कि 5 की अभी इस वक्त बेचने की वैल्यू फर्क है। तो इस सवाल में हमने कंटिन्यू और सेल नाउ ये 2 ऑप्शन कंपेयर करनी है 5 गाड़ियों की। अच्छा, ये चूंकि 5 गाड़ियों की अलग अलग फिगर्स हैं तो ये फैसला नहीं होना जरूरी कि सारी बेचेंगे या सारी रखेंगे। हो सकता है कोई बेचना अच्छा हो सकता है कोई कंटिन्यू करना अच्छा हो, तो 5 का अलग अलग फैसला होगा। एडवाइज HCRS अबाउट द कार्स which need to be disposed of। तो ये लिखा यही मतलब है इसका, यानी 5 कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि गाड़ियां एक जैसी है ना। तो लीज वाली कैलकुलेशन, इनफैक्ट कंटिन्यू वाली कैलकुलेशन एक ही है, सिर्फ सेल नाउ अलग अलग है। कंटिन्यू वाली सेम है क्योंकि किराए भी सबसे सेम कमाते हैं और लीज पे भी एक जैसी गाड़ियां थी तो लीज पेमेंट्स भी एक जैसी ही हैं। तो 5 की कंटिन्यू ऑप्शन एक ही है, सेल नाउ अलग अलग है। ये है जी सवाल की अप्रोच कि सेल नाउ और कंटिन्यू, और ये 5 गाड़ियों का अलग अलग फैसला करना है। हो सकता है किसी का सेल नाउ बेहतर हो सकता है किसी का कंटिन्यू बेहतर हो। मतलब वैल्यू इन यूज, BFD वाले टीचर हैं ये सामने इस वक्त। चलो ठीक है, वैल्यू इन यूज कह लेते हैं, सही है कि जिसकी वैल्यू इन यूज ज्यादा हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम हो तो कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर वैल्यू इन यूज कम है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा है तो सेल कर देंगे। सही है।
सेल नाउ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। पहले सेल नाउ को सॉल्व करते हैं। पांच गाड़ियां हैं और अगर इनको बेच देंगे तो कितने की बिकेंगी? जी जी, इसलिए अलग लिखें, बताएं। 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.15, 1.25। और सेल नाउ में क्या क्या होगा? टर्मिनेशन करनी पड़ेगी, वो लीज क्लियर कराएंगे तो बेचेंगे। अच्छा, लीज खत्म कराएंगे तो एक तो पेनल्टी देनी है, कितनी? 50% नहीं, 5%। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है? लीज का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और लीज का स्केड्यूल बनाने में एक गैर अखलाकी हरकत ये थी कि जिस स्टूडेंट ने कभी लीज पे काम नहीं किया होगा वो शायद इसको हैंडल नहीं कर पाया होगा। जिसने भी लीज में अभी काम किया हुआ है तो काफी सालों से बैंक्स फिक्स्ड रेट पे लीज नहीं किया करते, फ्लोटिंग पे करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही ऐसे हैं तो वो उसको फ्लोटिंग पे करते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग पे करने का मतलब ये होता है कि एक बेस रेट होता है, काइबोर कहते हैं उसको, उसके ऊपर कुछ मार्जिन रख लेते हैं, जैसे काइबोर प्लस 2%, काइबोर प्लस 3%। काइबोर तो स्टेट बैंक ने अनाउंस करना है, अब जो प्लस है वो बैंक ने तय करना है। तो अब कम बैंक की मर्जी है कि वो कहे जी हमने 1 ईयर काइबोर पे आपको गाड़ी लीज पे देनी है। इसका मतलब है कि वो साल बाद जाके काइबोर तो हर महीने रिवाइज हो रहा होगा, लेकिन बैंक साल बाद जाके उसको अपडेट करेगा। तो हर साल के बाद रेंटल रिवाइज हो जाया करेगा। ये था इस सवाल के अंदर कि आपको हर साल का रेंटल अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि काइबोर चेंज हो रहा है। ये इसमें ऐसी प्रैक्टिकल चीज थी जो नॉर्मली कैफ लेवल पे किसी ने नहीं पढ़ी होती है। नहीं, मसला ये है कि पेपर बनाएगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। अच्छा, वो कैसे, उन सवाल कहां से लाएंगे? किसी किताब से ढूंढेंगे? नहीं, जो और ये जो पेपर बना रहे होते हैं ना, वो ज्यादातर प्रैक्टिस में ही होते होंगे, क्योंकि जॉब वाले के पास उतना टाइम ही नहीं होता होगा। तो उनको जो प्रैक्टिकल मसाइल अपनी फर्म में आते होंगे, आपको ऐसे कई आगे सवाल मिलेंगे, जैसे वो आपको लगेगा कि इसके पास कोई असाइनमेंट आई हुई थी, एक दो सवाल है उसमें बिजली बनानी होगी हमने, वो टैरिफ हैं पूरे बिजली के, तो उनके पास असाइनमेंट आती होंगी तो उनका वो सवाल बना देते होंगे। तो पहले ये होता था कि सवालों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, एग्जामिनर को लगता था कि मैंने जो कहा है वो तो स्टूडेंट को समझ आना ही चाहिए और जो मैं कहना चाह रहा था वो भी उसको समझ आना चाहिए। लेकिन अब ये पिछले कुछ 2-2.5 साल से ना क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है, जो कि रीसेंट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, कि जब सारा कुछ समझाना पड़ता है स्टूडेंट को तो 2-2 सफ़े का एक सवाल बन जाता है। तो इस अटेम्प्ट का पेपर मैं उसको मुश्किल में रेट नहीं करता, आप इस अटेम्प्ट के जिस टॉपिक के भी हम सवाल करेंगे, लेकिन वो इतने लंबे लंबे सवाल थे, इतनी लंबी लंबी कहानियां थी कि वो स्टूडेंट टाइम बड़ा लग रहा था पढ़ने में। तो अब पेपर की क्वालिटी इस तरह से बेहतर हो गई कि अब सारी चीजें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, पहले इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होती नहीं थी। अब ये भी 9 साल 8 साल पुराना सवाल है, तो अब ओवरऑल पेपर्स का लेवल बेहतर हो गया है। तो फ्लोटिंग रेट है और हर साल का रेंटल अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, बात शुरू कहां से हुई थी, क्यों अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा? करने क्या लगे हम लोग? अगर सेल नाउ करना है तो लीज को पे ऑफ करेंगे तो सेल नाउ करेंगे। अच्छा, पांचों गाड़ियां एक जैसी थी, ये कहां लिखा है? कॉस्ट सेम थी, तो पांचों एक जैसी थी, कॉस्ट सेम थी, इसलिए लीज भी सबकी एक जैसी थी। तो हमें 5 स्केड्यूल नहीं बनाने,
कोई एक स्केड्यूल बना लेते हैं, पांचों पे वही लगेगा। लीज का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग निकाला जा सके। लीज स्टार्ट हुई होगी, कॉस्ट कितनी? एक गाड़ी की कॉस्ट कितनी? एक गाड़ी की कॉस्ट थी, किधर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4, 18,50,000, और लीज वाले से ये तय किया था कि 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। तो 18,50,000 में से 1,85,000 तो फौरन डिपॉजिट दे दिया होगा और बाकी रेंटल्स के थ्रू रिकवर होना होगा। तो कितना बन गया? 16 नहीं 16,65। देखें 18,50,000 की गाड़ी %10 फौरन दे दिया तो बाकी रेंटल्स के थ्रू कितना रिकवर होना है? तो इससे टेबल स्टार्ट हो गया। पहले साल का एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या था? काइबर प्लस, तो पहले साल वाला काइबर क्या था? ईयर 1 का काइबर 12 था, तो काइबर प्लस 2 हो गया 14। तो पहले साल में 14% इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल था, तो पहले साल में रेंटल कितनी कैलकुलेट की गई होगी? अभी पिछले सवाल में आपने लोन की इंस्टॉलमेंट निकाली थी। बैंक लेसर बन के सोचें, लेसर ने इतना पैसा है जो इंस्टॉलमेंट से रिकवर करना है, 14% रेट है, 4 साल हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी रखेगा? कैसे निकालें? एन्युटी फार्मूले से निकालना पड़ेगा। ये पीवी में रखें, आर फाइंड करना है, 14% है, पावर 4 है? देखिए पहले साल जो एप्लीकेबल रेट है उसी की बेस पे 4 साल का रेंटल निकलेगा। देखें जब फ्लोटिंग रेट पे लीज होती है ना, तो बैंक वाले ये नहीं कहते कि आप अभी पहले साल का स्केड्यूल पकड़ें, अगले साल का हम बाद में बताएंगे। जो उस वक्त का रेट होता है उस पे वो पूरी लीज टर्म का बना देते हैं स्केड्यूल, फिर अगले साल वो दोबारा रिवाइज करते हैं। तो जो पहले साल एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है यानी 14%, पूरे 4 साल का उसकी बेस पे उन्होंने बना दिया है स्केड्यूल। फिर उसके बाद अगले साल जब रेट अपडेट होगा तो जो रिमेनिंग 3 साल रह गए होंगे उनको वो रिवाइज कर देगा बैंक। तो पहले साल में रेंटल इसी बेस पे कैलकुलेट किया होगा कि 14% रेट है, 4 साल है, तो 16,65 को पीवी की जगह रखें, आर फाइंड करना है, 14% और पावर -4 कितना आ गया? कितना?
571 और 14% लगाएं इस पे। टू डबल 3100 ज्यादा नहीं हो? हाँ ठीक है। दिस प्लस दिस माइनस दिस, वन थ्री टू 666 ये जिनको ये रेंटल समझ नहीं आया, ईयर 1 वाला रेंटल निकाला है 16,65,000 को एनवीटी के फार्मूले में रखा, आर फाइंड किया 1 माइनस 1 प्लस 14% पावर माइनस 4 14% से आर निकाला है। अब जब ईयर 2 आया तो काइबोर रिवाइज होके 11 हो गया। अब उस ईयर 2 में इंटरेस्ट रेट काइबर प्लस 2 की वजह से 13 हो गया, तो बैंक अब दूसरे साल का रेंटल रिवाइज कर देगा। अच्छा, अब जब दूसरे साल का रेंटल रिवाइज करेगा तो फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन अब पावर में 3 और उधर ये, क्योंकि अब इतना है जो बाकी रह गया था, तो अब इसको पीवी की जगह रख के पावर 3 रख के और यहां 13% रख के 13-12 क्या 13%, फिर नया रेंटल निकलेगा। अच्छा, मैं यहां नहीं लिख रहा, आप लिख लें। इसी के नीचे ये जो मैंने डबल स्टेरिक लगा दिया हुआ है, इसी के नीचे ईयर 1 का रेंटल है, इसके नीचे ईयर 2 का निकालना, ईयर 3 ईयर 4। ईयर 2 का रेंटल क्या बन गया? 132,664 कितना जी? 56186 नहीं यार, 56187 अच्छा, इंटरेस्ट 17246 this plus this minus this 93726 4। अच्छा, अभी इस वक्त जरूरत तो सिर्फ इसकी है, क्योंकि अभी कितना अर्सा गुजर गया हुआ है, तो यही आउटस्टैंडिंग है, तो अभी हमें चाहिए तो ये था, लेकिन अगले 2 लाइनें भी बना लें। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यू वाली ऑप्शन भी तो सॉल्व करनी है, उसके लिए तो इंस्टॉलमेंट चाहिए होंगे, तो अभी कर ही रहे हैं, अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, माहौल बना ही हुआ है, तो रेंटल्स निकाल लें। 937264। अब ईयर 3 की रेंटल निकालने के लिए क्या करें? ईयर 3 में काइबोर क्या होगा? 10 यानी 12%। तो अब की बार इसको रखें पीवी, पावर -2 और रेट 10%। किधर 260 है? नहीं यार, हाँ ठीक है 260। ये 4 और 7 11 और 1 निकल गया 0, सही है।
तो तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट बन गई 55457 ये तीसरे साल का इंटरेस्ट 11247। अच्छा वैसे टेबल में अखलाका नहीं पूरा कर रहा हूँ, असल में तो ये रेंटल ही चाहिए था, मिल गया 495156 और चौथे साल का रेंटल भी यही होगा क्योंकि अभी वो साल आया ही नहीं, तो हमें क्या पता कि काइबर क्या होगा। 49 इंटरेस्ट क्या बनेगा 59419। बस ये रेंटल ही चाहिए था, लेकिन खाली खाली टेबल अजीब लगना था तो मैंने टेबल पूरा कर लिया। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा नहीं है, ज़बानी बोला आप लिख ले ईयर 2 का रेंटल, ईयर 3 का रेंटल, इसी फार्मूले से निकलेगा। ईयर 2 वाला रेंटल निकालने के लिए इसको रखेंगे पीवी, नहीं सॉरी इसको पीवी रखेंगे और पावर 3 रखेंगे। ईयर 3 वाला रेंटल निकालने के लिए इसको पीवी रखेंगे और पावर 2 रखेंगे। तो एक तो हमें सेल नाउ के लिए लीज क्लियर करानी पड़ेगी, हमें लीज सेटल करनी पड़ेगी और इतने पैसे देने पड़ेंगे। जी डिवाइड बाय, ये मैंने एक गाड़ी का बनाया ना। अच्छा ये तो पैसे देने ही देने होंगे, इसके अलावा 5% और देना पड़ेगा, इसी का 5%।
468663 और सेल नाउ के क्या कैश फ्लोज होंगे? रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, डिस्पोजल पे गेन लॉस, हाँ जी ये कैश फ्लो सामने आ गया ना, है नहीं टैक्स का रेट है, बिल्कुल है। टैक्स का रेट कौन सा? नहीं कौन सा रेट नहीं बताया आप कह रहे हैं, बताया बस। और सेल नाउ के क्या क्या कैश फ्लोज होंगे? बस यही है। अब इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अच्छा देखें, इससे जस्ट पहले ये गाड़ी थी किराए पे, नहीं लीज पे, किराया वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, लीज पे। तो टैक्सेशन में क्या हो रहा था? लीज रेंटल अलाउ हो रहा था। ये नीले नीले कैश फ्लो से क्या होगा? ये सारी पेमेंट करेंगे हम, गाड़ी हमारी ओनरशिप में आएगी और फिर इतने की बेच देंगे। तो फॉर टैक्स पर्पसेस जो चीज हम इतने की बेचेंगे वो हमें इतनी कॉस्ट करेगी। नहीं पेनल्टी ऐसा कोई वो वाली पेनल्टी नहीं है ना, ये तो टर्मिनेशन पेमेंट का हिस्सा था। लेकिन अगर आप ये नोट लेना चाहें कि ये टैक्स अलाउेबल नहीं होगी, वैसे हो जाती है ये जो, क्योंकि ये तो लीज की सेटलमेंट कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए जो भी पे करेंगे वो टैक्स वाले मान लेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी ये नोट देना चाहें कि ये वाली डिडक्शन नहीं होनी अलाउ, तो फिर टैक्स की नजर में ये कॉस्ट पड़ेगी। ये बात फिर सुने, इससे पहले ये गाड़ियां ओन्ड नहीं थी, लीज पे थी, तो उनकी टैक्सेशन होती आ रही थी कि रेंटल अलाउ होते आ रहे थे। अब से ऑनवर्ड क्या होगा? हम ये गाड़ियां बैंक से क्लियर कराएंगे इतने पैसे देके और मार्केट में इतने की बेच देंगे। तो फॉर टैक्स पर्पसेस जो गाड़ियां हम ये काली काली बेचेंगे वो में नीली नीली कॉस्ट की होंगी, क्योंकि अभी अभी इतने पैसे देंगे तो गाड़ियां हमें मिलेंगी। तो अगर मैं इसी का इस वक्त नेट कर लूं तो उसी के ऊपर टैक्स लग जाएगा, वही इनके बेचने पे प्रॉफिट होगा और उसी पे टैक्स लग जाएगा। तो इन्हीं का नेट टोटल कर लेते हैं। टू वन फाइव 877 315 877 और 365 और 265 और इसी के ऊपर 35% लगा दें, या एक लाइन बचानी है तो इसी को लाइन लगा के इसका 65% निकाल के लिख दें, तो एक लाइन बच जाएगी। बचा लूँ एक लाइन, बचा लें जी लाइन। तो ये जो अमाउंट्स हैं इन्हीं को अगर हम 65% कर दें, 140 क्या जी? अभी यही बता रहा था कि ये पेनल्टी जो है ना, ये ऐसे पेनल्टी नहीं है, ये तो एक नाम रख दिया पेनल्टी, असल में गाड़ियां बैंक से क्लियर कराने की फीस है। ये पेनल्टी
नहीं होती है सच, वो नाम पेनल्टी रख दिया, वरना पेनल्टी हमें किस बात की सजा मिल रही है? तो ये पेनल्टी नहीं होती है, वो तो नाम रख दिया पेनल्टी, बस एक्चुअली क्लियरेंस के पैसे होते हैं, तो ये अलाउ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नोट दे दें कि पेनल्टी अलाउ नहीं होगी तो कोई मसला नहीं, एक्सेप्टेड। कितना बना? 140 320 आगे 240 205 320 107 172 पहले दोनों ठीक है कि वो भी 820 है? ठीक, ये हो गए सेल नाउ वाले नेट कैश फ्लोज, और इनकी पीवी निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब तो अभी ही इसी वक्त फौरन हो जाएगा जी। डेप्रिसिएशन कहां से डालें? जी जी। अच्छा एक चीज और, हम अभी ईयर 2 गुजार के अभी अभी हटे, इसमें यह भी एज्यूम कर सकते हैं कि अभी ये ईयर 3 का स्टार्ट है, तो फिर टैक्स की 1 साल डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए अभी इस वक्त यहां पर ये जो कैश फ्लोज लिखे हैं 2 साल गुजर चुके हैं, या तो आप कह लें 2 साल गुजरने के हम बिल्कुल एंड पे खड़े हैं, तो अभी ही बेचेंगे, अभी ही टैक्स रिटर्न में इनका प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर ये अज्यूम कर लें कि ये ईयर 3 के स्टार्ट पे खड़े हैं, तो फिर टैक्स तो फिर साल का एंड आता तो रिटर्न जाती तो टैक्स होता ना, तो फिर टैक्स को 1 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा, वो भी ठीक होगा, ये भी ठीक। टैक्स को 1 साल डिस्काउंट भी कर सकते हैं। अब आप बोलिए क्या करें? डेप्रिसिएशन किस लिए? देखें इससे पहले गाड़ियां लीज थी तो उनका रेंटल अलाउ हो रहा था, फौरन क्लियर कराई, बेच दी, तो वो ओनरशिप के मजे ही नहीं चख सके हम, क्लियर करा के बेच दी। कौन सी पहले क्लियर कराई, फिर अपने पास रखी, फिर रिटर्न भरी, उनको ओन्ड कह के डेप्शन क्लेम की, फिर अगले साल जाके बेची, क्लियर कराई बेच दी, ओन्ड तो वो रही नहीं, क्लियर कराई बेच दी, तो डेप्रिसिएशन किस बात की क्लेम करें? सेल नाउ। कंटिन्यू में क्या होगा? कंटिन्यू में 5 गाड़ियों की वर्किंग की जरूरत है। अच्छा कंटिन्यू करके करेंगे क्या? 2 साल के लिए किराए पे देंगे, और ये लिखा हुआ है कि हर गाड़ी का अलग अलग किराया है, सेम ही है, तो सेल नाउ तो हर गाड़ी का अलग अलग कैलकुलेट किया है, लेकिन जो कंटिन्यू है उस कंटिन्यू को हम एक ही गाड़ी का कैलकुलेट कर लें तो सबका वही होगा। ये 5 गाड़ियों का सेल नाउ अलग अलग कैलकुलेट किया है इस पहली लाइन की वजह से, वरना नीली वाली फिगर तो सेम है, लेकिन कंटिन्यू 5 गाड़ियों का एक जैसा ही होगा, तो बस एक कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 के लिए वही होगा। तो अब कंटिन्यू को मैं सॉल्व करता हूं। ये टैक्स वाली बात मैंने इधर की है, रिपीट कर रहा हूं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अभी 1 साल का एंड है और इसलिए फौरन के फौरन ये रिटर्न में प्रॉफिट चला जाएगा, और ये भी कह सकते हैं कि अभी 1 साल का शुरू है और साल एंड होगा तो रिटर्न फाइल होगी। ये दोनों बातें ठीक चल सकती हैं। हाँ जी, ये जो टैक्स है ना, और ये कि अभी इस वक्त साल खत्म हुआ है या अभी शुरू हुआ है, ये इतना कुछ टच ही नहीं होता एग्जामिनर इस पे, यानी आईकैप के मल्टीपल सॉल्यूशंस के अंदर दोनों चीजें होती रही हैं, कभी टैक्स को साल बाद मान लिया है, कभी फौरन मान लिया, तो इससे अंदाजा होता है कि शायद वो इतना टची नहीं है इस बारे में। वैसे आप तो एहतियात ही करें, आप तो उसकी एहतियात ही रखें, बल्कि नहीं सॉरी मुझसे गलती हो गई, टैक्स में गलती हो गई, ये टैक्स की फिगर ठीक नहीं निकाली, इसमें गलती हो गई।
गलती ये हो गई कि इससे पहले गाड़ियां लीज पे थी, तो उनकी टैक्सेशन क्या हो रही थी? रेंटल अलाउ होता था। अच्छा, रेंटल अलाउ होता था बस, बिल्कुल शुरू में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ था वो नहीं अलाउ हुआ था। देखें पूरी गाड़ी की ट्रांजैक्शन देखें, इस गाड़ियों के लिए शुरू में पहले 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, वो टैक्स वालों ने एक्सपेंस नहीं अलाउ किया होता, वो तो एक डिपॉजिट रखवाया है। उसके बाद जो हम रेंटल दे रहे थे वो अलाउ हुआ था, तो उस 185 का वो डिपॉजिट पड़ा हुआ था। अब वो गाड़ी चूंकि ओन्ड हो जाएगी तो वो भी एज अ कॉस्ट हमें अलाउ होगा, क्योंकि हमें गाड़ी जो अब टोटल कॉस्ट करेगी वो जो 185 दिया था वो भी प्लस ये जो पे कर रहे हैं ये भी, अब ये गाड़ी हमें कॉस्ट करेगी, तो टैक्स निकालते हुए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आएगा। वो एक चीज मेरे से मिस हो गई थी यहां। तो ये जो अभी इस वक्त यहां लिखा है ये तो सेल नाउ में ये कैश फ्लोज होंगे, लेकिन जब टैक्स निकालने लगेंगे तो इसके अलावा टैक्स का एक और काम होगा। तो मैं टैक्स यहां पर नेट पैसेट करने की बजाय टैक्स कैलकुलेट करता हूं। हो गया यार, सूट खराब हो गया। हैं? हैं? समझ नहीं आई। चलो खैर है, कोई बात, फिर साफ कर लेंगे। टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये अभी जो नेट आंसर आया हुआ है 215,877 315,877 165,877 265, इसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेस होगा। जब गाड़ी लीज पे थी ना तो जितना किराया जाता था वो तो एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाता था, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट था। अब फाइनली जब गाड़ी क्लियर करा के ओनरशिप में आएगी तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ कॉस्ट अलाउ होगा। तो टैक्स के लिए ये यहां से माइनस करूंगा तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकलेगा, तो मैं यही लिख देता। वो कैश फ्लो नहीं है, लेकिन कैश ही तो दिया है, वो पहले दे दिया था, अब का कैश फ्लो नहीं है, तो इसलिए मैं यहां इसको लेस करूंगा तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकलेगा ताकि हम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। कितना बना? अभी तो इसका मुश्किल पोर्शन बाकी है, अभी देखो मैं कंटिन्यू भी करना है मैंने भी। 30877 बस 408 अच्छा 1 लाख बढ़ गया, ठीक है। 130,877 ये क्या हो गया? -191
हैं 191,123 बस 19,123 123 अब 219,123 219,123 119 गलत है यार 180 बनता है एंड वाला भी गलत है ये बनता है 180,877 ये 80,877 इसके ऊपर अब 35% लगाएंगे तो वो टैक्स होगा 10,807 45,807 6,693 633 अच्छा ये टैक्स पड़ेगा और ये टैक्स बचेगा 0,307 10807 ये टैक्स पड़ेगा 45807 टैक्स पड़ेगा 6693 टैक्स बचेगा 63307 टैक्स पड़ेगा 28307 टैक्स पड़ेगा और अब आएगा एंड नेट अच्छा बाकी सॉल्यूशन प्रोजेक्टर पे दिखा दूं फिर क्योंकि अगर मैं कल डालूंगा सवाल को तो अभी माहौल बना हुआ है फिर है बोर्ड पे करूं करने नहीं कल ब्रेक आ जाएगी फिर वो ठीक नहीं है 205 है 70 ये ऐड करना है 172 570 302 570 237 570 ये हो गया सेल 9 का आंसर सही है अब कंटिन्यू पे आते हैं
इधर डिंपल बनता है ऐसे। मैंने कहा डिंपल इधर बनता ना ऐसे करो। ये भी कर दो, क्वेश्चन 20 तो पता लग गया क्वेश्चन 20 है वो भी। अच्छा पूरा तो कर रहा हूं सवाल, बोर्ड पे लिख के करूं या स्क्रीन पे दिखा दूं? अगर हम कंटिन्यू करेंगे, ये विजिबल है कैमरे में? है रेहान? है? कर दिया मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और स्क्रीन से बाहर हो जाएगा फिर। जूम कर लो। जूम हो जाता है स्क्रीन विंडो। पक्की बात ये ना यार कुछ और ही हो जाए अब। F11 F11 FN है। हाँ नहीं इतना तो समझ आता है, वो FN दबाया था मैंने। ये यहां तक कर लिया हुआ है, ये यहां तक सॉल्व कर लिया हुआ है। कंटिन्यू करेंगे तो जो अभी 2 साल रहते हैं ईयर 3 और 4, एक तो किराया कमाएंगे, खर्चे क्या क्या होंगे, ये वही रेंटल है जो वर्किंग 1 में कर चुके। ईयर 3 और 4 का रेंटल निकाला हुआ ये वही है। मेंटेनेंस सवाल में दी हुई है, ये दोनों खर्चे होंगे, इन पे टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद चौथे साल के बाद, अच्छा अब एक निशानी समझ लें कि बाय डिफॉल्ट लीज के एंड पे एसेट लेसी वापस कर देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में बार्गेन परचेज ऑप्शन का नाम मिल जाए तो लेसी रिटेन करेगा। इसी तरह से मैंने आईकैप के क्वेश्चन से देख के ये ऑब्जर्व किया है, और ये टोटल कुछ मेरा ख्याल है कुछ 3 सवालों में ऐसा हुआ है कि अगर उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो भी वो एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर करा रहा है। जिस सवाल में सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर, तो भी एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक बड़ी निशानी रख लें कि अगर लीज की टर्म्स एंड कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि एंड पे ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये कोई लीज का रूल है? नहीं, कोई रूल नहीं है, सवालों में ऐसा देखा है मैंने। नहीं वो देखें, आप अगर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो वो भी एक इंडिकेशन है, वो रूल नहीं है कि स्पेशलाइज नेचर का एसेट है, वो को पक्का रूल नहीं होता, वो इंडिकेशन होती है। अच्छा वो भी इंडिकेशन किस बात की होती है? फाइनेंस लीज की, फाइनेंस लीज की इंडिकेशन है, इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि एसेट लेसी रिटेन करेगा।
वो फाइनेंस लीज की इंडिकेशन है। चूंकि इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, तो आईकैप के सवालों से ऑब्जर्व किया है कि जहां लीज की टर्म्स एंड कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अच्छा, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो फिर ये एंड पे एसेट बेचेगा भी, इसलिए सवाल में रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई थी, क्योंकि एंड पे उसने वो गाड़ियां बेचनी थी, और जब इसने की बेचेगा तो उसके प्रॉफिट के ऊपर फिर टैक्स भी देगा। इस कंटिन्यू के अंदर जो मुश्किल चीज है वो मैं आपको इवन के बोर्ड पे भी करके समझा देता हूं, बल्कि बोर्ड पे करके ही समझा दूंगा, लेकिन जो आसान है वो जबानी दिखा रहा हूं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो रिमेनिंग 2 साल रह गए हैं। एक तो रेंट इनकम कमाएंगे, ये मैं कैलकुलेट करके देता हूं आपको, पार्टली बोर्ड से दिखाऊंगा, पार्टली कैलकुलेट करके दूंगा। और खर्चे क्या क्या होंगे, चूंकि कंटिन्यू करेगा तो फिर जो लीज रेंटल चल रहे थे वो चलेंगे, ये वही है जो हम वर्किंग वन में निकाल चुके हुए थे। मेंटेनेंस होगी, ये सवाल में दी हुई है। इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पड़ेगा, और चौथे साल के एंड पे गाड़ी बेच देगा, और उसको बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स पड़ेगा। ये कैसे कैलकुलेट किया, 4 साल तक इन रेंटल्स की क्या टैक्सेशन होती रही, रिडक्शन अलाउ होते रहे। 4 साल के बाद गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, फिर ओनरशिप के बाद तो गाड़ी बेच दी, तो अब अल्टीमेटली वो कॉस्ट कितने की, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखें लेसी को टोटल कॉस्ट क्या पड़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंटल्स। गाड़ी की कॉस्ट लेसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है और रेंटल्स पड़े हैं। रेंटल्स की तो रिडक्शन मिल रही है हर साल, सिक्योरिटी डिपॉजिट रह गया था, वो जब गाड़ी फाइनली बिकेगी तो वो डिडक्शन मिलेगी। वो भी जैसे पेनल्टी दी थी वो भी साथ कॉस्ट का पार्ट बन जाता। तो इतने की गाड़ी बेचेगा, ये कहां से आया 925, ये सवाल में दिया हुआ है। कि गाड़ी की कॉस्ट का 50% आरवी है, ये वो है। और इसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्शन मिलेगी, ये टैक्स
पड़ेगा। इस रेंट इनकम जो रेंटा कार बिजनेस से कमाना है, इसके अलावा इन बाकी लाइनों पे कोई एतराज है तो बताएं। डिपॉजिट का एंड पे देखिए, एक गाड़ी जब बेचेंगे हम, तो उसके ऊपर टैक्स वाले कोई कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकाल के टैक्स लगाएंगे। अब वो किस चीज को एज अ कॉस्ट अलाउ करेंगे, जिसको अभी तक डिडक्शन अलाउ नहीं किया हुआ। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी तक डिडक्शन अलाउ नहीं हुआ हुआ। ये एंड पे जेवी डलना था, हमारे नाम गाड़ी होनी थी, इसके अगेंस्ट गाड़ी हमारे नाम होनी थी, फिर टैक्स पर्पसेस के लिए ये कॉस्ट इतने की बिकती तो प्रॉफिट आया, उस पर टैक्स पड़ता। रेंटल्स पे तो साथ साथ डिडक्शन मिलती रही। हाँ, ये अलग से आ रहा होता। इस पहली लाइन रेंट इनकम के अलावा बाकी लाइनों में कोई एतराज है तो बताएं जी। सर, इसकी एक और एक्सप्लेनेशन ये भी तो हो सकती है कि अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट ना किया होता तो रेंटल ज्यादा आ रहे होते, बेच जाता वहां पे। हाँ ठीक, रेंटल्स कम आ रहे तो इसलिए हम बाद में ले, बिल्कुल ठीक है। रेंटल्स कम आ रहे हैं, उनकी कम डिडक्शन मिली, फिर बाकी एक 85 की एंड पे डिडक्शन मिलेगी। इस रेंट इनकम के अलावा बाकी में कोई एतराज, और ये 2 साल की डिस्काउंटिंग कर ली। ये रेंट इनकम बताता हूं। रेंट इनकम सवाल में दी नहीं हुई, सवाल में कहा हुआ है कि जब ये गाड़ियां खरीदी थी उस वक्त इस बिजनेस ने किराया डिसाइड किया था, और वो ऐसा किराया डिसाइड किया था, ये मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं आपको। इस वक्त मैं पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूं। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब गाड़ियां खरीदी थी, जब गाड़ियां खरीदी थी तो HCRS हैड एस्टिमेटेड कि गाड़ियां 1 साल में 180 दिन किराए पे चल जाया करेंगी, और हम इतना किराया रखेंगे कि इन गाड़ियों की जिंदगी में जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इस पे 20% IRR कमाना चाह रहे होंगे। ये अभी इससे पहले वाले सवाल में जो चीज सिखाई थी, जब गाड़ियां खरीदी थी, एक्वायर की थी लीज पे, तब ये प्लान किया था कि इन गाड़ियों को 4 साल तक किराए पे चलाएंगे,
4 साल तक हर साल बराबर किराया कमाएंगे और इतना किराया कमाएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट पे 20% IRR कमाएंगे। तो पिछले सवाल में जैसे एनुअल किराया निकाला था, इसमें भी निकालेंगे। कैसे निकालें? जो पता है उसको लिख लें। अच्छा, अब क्या क्या पता था? शुरू की बात कर रहा हूं। शुरू में हमें पता था ये हमें शुरू में पता था कि इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, हर साल इतना किराया देंगे, और इसमें अजम्पशन यही लेनी पड़ेगी कि पहले साल का काइबोर, दूसरे साल का काइबोर, तीसरे चौथे साल का काइबोर, ये ऐसे ही पहले भी पता था, इतना सवाल में दिया हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ। ईयर 1 का काइबोर, ईयर 2 का काइबोर जो असल में हुआ वो लिखा हुआ है, और 3 वाले का कहा है कि आगे इतना ही होगा। तो अब ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब ये गाड़ियां शुरू में ले रहा था, यही 4 काइबोर शुरू में भी पता थे। अगर नहीं तो फिर ये अज्यूम कर लें कि जो पहले साल का काइबोर था 4 पे वह था, तो उसके लिए फिर वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी। या तो वही रेंटल जो हमने निकाले हुए उनको यूज कर लेते हैं, या फिर जो पहला वाला रेंटल था उसी को सेम अज्यूम कर लेते हैं। दोनों बातें ठीक है। ये मैं इस वक्त वर्किंग ये बता रहा हूं कि हर साल हमने कितना किराया कमाना है, ये मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं। हर साल कितना किराया कमाना है? शुरू में सोचा था कि उतना किराया कमाएंगे कि इस पूरे काम पे 20% IRR कमा लेंगे। उसका तरीका हम ये क्या करें कि जो पता है उसकी किस पे एनपीवी निकाल लें? 20% पे। वही एनुअल रेंटल की पीवी भी होगी। तो पहले जो जो पता है वो लिखते हैं। क्या क्या पता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट पता है, रेंटल पता है। मैंने कहा कि आप ये रेंटल ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कैलकुलेट किए हैं, और वो भी लिख सकते हैं कि पहले साल जितना काइबोर था अज्यूमिंग के हर साल उतना ही होता। तो ये भी कर सकते हैं कि आप चारों 571 लिख लें, और ये भी कर सकते हैं जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए हुए हैं। दोनों बातें ठीक हैं। और क्या क्या खर्चा होना था? शुरू में 4 साल का प्लान बना रहे थे हम। मेंटेनेंस ये सवाल में गिवन है। और क्या होना था? इसके ऊपर टैक्स पड़ना था, बचना था। ये खर्चे लिखे हैं ना, इन्हीं के ऊपर टैक्स बचना था, इन्हीं के ऊपर। और एंड पे ये गाड़ी बेचनी थी तो इसको बेचते हुए प्रॉफिट होना था, ये वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस करके, और ये उस पर टैक्स पड़ना था। जो हमने किराया कमाना है वो नहीं पता, वो निकालने लगे हैं। तो तरीका क्या है कि जो पता है वो लिख लें। 4 साल में ये होना था। अब इन सब की 20% पे एनपीवी निकाल ली। ये 20% पे एनपीवी आ गई। अच्छा, हर साल बराबर किराया कमाना था या डिफरेंट डिफरेंट? कैसे पता बराबर? लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज हर साल 180 दिन किराए पे चढ़नी थी गाड़ियां, और ऐसा तो नहीं कि हमने कस्टमर से साल का एडवांस किराया लेना था, नहीं, तो फिर एंड पे ही लेना था। तो हर साल चूंकि बराबर किराया होना था तो एनवीटी का फार्मूला लगा ले, सिर्फ सिंपल एनवीटी का फार्मूला लगा ले। इतना किराया होना था, ये क्या किया? नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने खर्चों का टैक्स लिया था। हर साल नेट ऑफ टैक्स किराया इतना होना था, 1 माइनस 1 प्लस 20% पावर 4। इसका आंसर बराबर होना चाहिए एनपीवी ऑफ नोन्स। हर साल की इनकम, ये क्या किया? नेट ऑफ टैक्स, जो पिछले सवाल में किया था, लेकिन पिछले सवाल में आर इधर था, 0.35 आर इधर था। अब टैक्स सेम ईयर है, इसलिए मैंने इसी को 0.65 आर कर लिया, और हर साल चूंकि यही है इसलिए पे एनवीटी फैक्टर लगा दिया। किधर गया एनवीटी फैक्टर वाला? आपने पूछा था एनवीटी फैक्टर वाला किधर गया? चला
तो ये हर साल की इनकम नेट ऑफ टैक्स और उस पर 4 साल की एन्युटी डिस्काउंटिंग, ये बराबर आना चाहिए, इसके तभी 20% IRR कमाएंगे। अब यहां से आर फाइन हो जाएगा, जब यहां से आर फाइन होगा तो वो ये होगा, ये आप उसको सॉल्व करें, आर ये निकलेगा, करके देख लें, नहीं यकीन तो ये आर फाइन कर लें, ये सारा इधर ले जाए, आ जाएगा 566 आ जाएगा। इतने किराए का शुरू में प्लान किया था 566, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद हालात वो नहीं रहे जो सोचा था। सोचा था कि साल में 180 दिन गाड़ियां किराए पे चल जाया करेंगी, लेकिन अब हमें लगता है तो अगर ये 180 दिनों के हिसाब से था तो 120 के हिसाब से क्या होगा, डिवाइडेड बाय 180 इनटू 120। तो अगर कंटिन्यू करेंगे तो 2 साल इतना किराया कमाएंगे। ये वही 566 को 180 से 120 किया। अब ये कंटिन्यू ऑप्शन, तो अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये एनपीवी है, हर गाड़ी की यही है, और सेल नाउ हम कैलकुलेट कर चुके, तो हर एक की कंटिन्यू यही है, सेल नाउ अलग अलग थी, तो सेल नाउ और कंटिन्यू सबकी एक है, तो इसको कंपेयर किया तो ये कंटिन्यू बेहतर है, बाकी सारे सेल नाउ बेहतर है। अच्छा, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम हो गया तो वो जबरदस्ती मैं आपको मसला ना हो, करूं कि रहने दूं? नहीं, ऐसे दिल पे बोझ ना बढ़ जाए यार। हाँ हाँ कर दें। अच्छा, एक तो ऑफिस की मिसाल बताता हूँ, और वो भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइड पे देखिएगा इसको। आर्टिकल्स में ज्यादा काम किसको मिलता है? जूनियर को नहीं। ज्यादा असाइनमेंट्स किसको मिलती हैं? जो काम ज्यादा करता है, अच्छा करता है और अच्छी तरह से कर लेता है, गोलियां नहीं कराएगा, अच्छा काम कर लेगा। और जो कराता ही गोलियां हैं और बिल्कुल निकम्मा होता है, और उसको कुछ ही अरसे के बाद बड़ों को रियलाइज हो जाएगा कि इसको काम देने का फायदा नहीं है, तो उसको काम नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, अब जब उसको काम नहीं मिल रहा तो चूंकि वो तो खैर जाती तौर पे था ही कामचोर, तो वो तो खुश होगा, लेकिन टेक्निकली इसको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको बाद में रियलाइज होगा कि मुझे काम नहीं सीखने को मिला। और अगर उसको काम नहीं मिल रहा, अच्छा मैंने ना उन क्वालिफाइड लोगों को फारिग देखा है जो पेपर पास हैं लेकिन काम उनको नहीं आता, वो फारिग होते हैं। अच्छा चलो, ये मिसाल गलत हो गई, फिर मिसाल चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये मिसाल तो खैर अक्सर घरों में मिल जाएगी। अगर आप मल्टीपल बहन भाई हैं और अब्बा जी किसी एक को ही ज्यादा काम कह रहे हैं, तो उसी एक को ही ज्यादा काम क्यों कह रहे हैं? शक्ल अच्छी नहीं लगती उसकी, है? एतमाद होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अभी आप चूंकि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लोग नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जब आप
इस पोजीशन तक पहुंचेंगे, जिससे ज्यादा प्यार करेंगे उसको ज्यादा काम कहेंगे। अच्छा, और रीजन है? मुझे आवाज आई है, सही लग रही है मुझे। जो बात मानता होगा, क्योंकि वालिदैन जब किसी बच्चे को काम कहेंगे ना और वो आगे से मुंह बनाएगा, तो फिर वालिदैन की सेल्फ रिस्पेक्ट गवारा नहीं करेगी कि उसको दोबारा काम कहें। तो जिसको वो काम कहते होंगे बार बार, तो वो इसलिए कहते होंगे क्योंकि बड़ी खुशी खुशी वो उनके काम कर देता होगा। अच्छा, जिस बच्चे को बाप नहीं कह रहा काम करने को, तो उस बच्चे को उस वक्त तो खुशी हो रही होगी, वरना असल में उसके लिए अफसोस का मुकाम है, बल्कि शर्म का मुकाम है, क्योंकि बाप उसको इसलिए काम नहीं कह रहा कि वो बाप उसका ख्याल कर रहा है। बाप इसलिए काम नहीं कह रहा क्योंकि उस बच्चे में इतनी बदतमीजी है, इतनी बेअदबी है कि बाप को पता है कि मैं इसको काम कहूंगा और उससे मुंह चढ़ाना है आगे से। तो ये उस बच्चे के लिए शर्म की बात है कि उसको काम नहीं कहा जा रहा। ये उसकी याशी नहीं है, ये शर्म की बात है कि उसको काम नहीं कहा जा रहा। उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्यों नहीं काम कह रहे, मेरी तरफ से क्या गलती हुई है। इब्ने हिबान 341, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर चाहते हैं तो उससे काम लेते हैं। यानी अल्लाह जिससे काम ले रहे होते हैं ना, तो अल्लाह चाहते हैं कि उसको रिवॉर्ड दिया जाए, क्योंकि अल्लाह फिर उससे काम इसीलिए ले रहे होते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी साइड क्या है? अल्लाह काम ले ही उससे रहे होते हैं जिसके दिल में खैर होती है, और अल्लाह जानते हैं कि ये काम खुशी खुशी करेगा, लेकिन जो नाशुक्री करेगा, मुंह बनाएगा, जिसके अंदर खैर नहीं है, फिर अल्लाह से काम नहीं ले रहे होते। तो अल्लाह काम ले ही से रहे होते हैं जिसके अंदर खैर है। तो अल्लाह जिसके साथ खैर चाहते हैं तो उससे काम लेते हैं। पूछा क्या, किस तरह का काम लेते हैं? अच्छा, अब काम भी सुन लें, किस तरह का काम लेते हैं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। अच्छा, तौफीक जो है ना वो बड़ा खैर मुश्किल है समझना, लेकिन एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्लास में स्टूडेंट एक एक करके एंटर हो रहे थे, और मैंने किसी एक को कहना था कि यार ये मार्कर रिफिल करवा के ला दो। अब मेरी बात वो मान के जाएगा तो ठीक है, अदब वाली बात है, रिस्पेक्ट वाली बात है, उसको मैं भी खुश होऊंगा उसके काम से। तौफीक की मिसाल ऐसे समझ लें कि मैंने मार्कर रीफिल करने को क्लास में आवाज नहीं लगाई कि कौन मार्कर रीफिल करवाएगा, मैं किसी एक को कहूंगा। ये तौफीक होती है कि उसको मौका मिल गया काम करने का, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई काम, ये तौफीक है। तो अल्लाह ताला फिर काम करने की तौफीक दे देते हैं। उसके सामने कुछ ना कुछ ऐसे मौके आने शुरू हो जाएंगे, वो दीन का काम करने लग जाएगा। कोई जरूरतमंद उसके सामने आ टपकेगा, आप गुजर रहे हैं और इत्तेफाक से आपकी किसी ऐसे जरूरतमंद से मुलाकात होगी जिसको जरूरत थी, और अल्लाह ने आपको मौका दे दिया। तो अल्लाह ताला जिससे काम लेते हैं, किस तरह काम लेते हैं? मौत से पहले उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। तो अब इससे हम एक सबक ये सीखें कि अगर हमें इस वक्त नेक काम करने की तौफीक नहीं मिल रही होती तो हमारे अंदर कोई गड़बड़ है, यानी शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज हुए हैं कि वो हमें काम नहीं कह रहे हैं। तो ये शर्मिंदगी की बात है। तो हम सब अपना एनालिसिस करके देखें कि क्या हमें नेकियों की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो खुशी की बात है, अल्लाह ताला हमसे खुश हैं और नेकी की कोशिश करेंगे, अल्लाह और खुश होंगे। लेकिन अगर तौफीक नहीं मिल रही है तो जान बची हुई नहीं है, कहीं नाराजगी वाली बात चल रही है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।